हम गए थे बारामती, गए थे इलेक्शन ऑन माय प्लेट जो राजदीप शो करते हैं ना, अच्छा, के शूट के समय हम गए थे, मेरे ख्याल से लोकसभा चुनाव के समय तो की बात। ऑन कैमरा जो हुआ वो तो दर्शकों ने देखा होगा, ऑफ कैमरा क्या हुआ तो वो आप बता दीजिए। ऑन कैमरा में आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने शरद पवार को पूछा कि आपका वजन काफी घटा हुआ है, तो शरद पवार ने कहा, क्योंकि हम लोग जो ब्रेकफास्ट कर रहे थे उसमें हमारे सामने जो ब्रेकफास्ट आया, लेकिन शरद पवार उनके सामने 2 ग्लास है व्हाइट कलर का, उसमें आपको एक लिक्विड दिखाई देगा, तो उन्होंने कहा कि ये मैं मिक्सर में ये लिक्विड में बनाते हैं और वो मैं सिर्फ पीता हूं। और उन्होंने कहा उस वक्त कि उन्होंने 40 किलो वजन कम किया है, 30 या 35 किलो कुछ वजन कम किया, उनका कुछ 114 या कुछ था जो अभी 84 या 81 हो गया था, तो वो बात वो बता रहे थे उसमें। और बड़े निश्चिंत थे, उनको लग रहा था कि इस बार लोकसभा चुनाव में बारामती की सीट सुप्रिया सुले मार लेगी, और वो कह रहे थे कि मुझे अभी काफी लाइट महसूस हो रहा है क्योंकि मैंने वजन काफी कम किया। तो वो भी हमारा एक डिस्कशन उस टेबल पे हुआ था। राजदीप को शायद अगर उनको याद होगा। कुछ छूट तो नहीं रहा चीफ साहिल से? देखिए, शरद पवार एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े, जब वो कैमरा पर आते हैं ना, बहुत सूझबूझ कर अपनी बात रखते हैं। अगर उनको कुछ मैसेज देना है तो वो इशारों इशारों में मैसेज दे देते हैं। तो शरद पवार को जैसे हमने राहुल गांधी के बारे में उनको पूछा, आपने तो बड़ी चर्चा आज की राहुल गांधी पर। शरद पवार ने, जब भी आप राहुल गांधी के बारे में पूछते हैं ना, कभी वो पूरी उत्साह से ये नहीं कहेंगे कि राहुल गांधी इज द फ्यूचर लीडर। जैसे कई सहयोगी, अगर आप स्टैलिन से मिले या कोई और जो सहयोगी दल है, वो कहेंगे नहीं नहीं राहुल गांधी हमारे फ्यूचर लीडर है। शरद पवार वैसे नहीं कहेंगे, हाँ ही इज ट्राइंग, कोशिश कर रहे हैं। उसी इशारों इशारों में आपको पता चलता है कि शरद पवार को अभी तक राहुल गांधी के लीडरशिप पे विश्वास नहीं। ये भी इशारों इशारों में कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद कौन जाने, क्योंकि ये सवाल उठता है ना, क्या कांग्रेस परिवार एक साथ फिर आ सकता है महाराष्ट्र में, ये सवाल बार बार उठता है। तो शरद पवार उस सवाल को आपको ऑन रिकॉर्ड कहेंगे हमारी पार्टी एनसीपी है, ऑफ रिकॉर्ड जब आप उनको बात करते हैं कहीं ना कहीं नजर आता है कि उनको कांग्रेस का लगाव अभी भी है। और साहिल को याद होगा, हमने एक इंटरव्यू उनका किया था मुंबई तक के, मुझे लगता है पहली सालगिरह पर, और तब उन्होंने बात की थी कैसे 1962 में वो पहली बार, 62 में, 62 या 63 में पहली बार भुवनेश्वर में एक एआईसीसी सेशन में गए थे। जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने स्टेज पर देखा, उन्होंने कहा मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो जब वो उस इंटरव्यू में हमने उनसे पूछा तो मुझे लगा यार कहीं ना कहीं शरद पवार, जिसको हम हमेशा समझते हैं एक तरह से पॉलिटिकल डील मेकर है, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन वो उनकी अंदर की आत्मा कहिए या उनकी पॉलिटिक्स जो है वो कांग्रेस के इर्द गिर्द है। इसलिए मुझे लगता है अभी भी ये मुश्किल है ये कहना कि वो, अब तो मुझे नहीं लगता वो बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि बार बार ये चर्चा हो रही है कि शरद पवार क्या भाजपा में जा सकते हैं, और कई मौके भी थे उनके पास, उनके संबंध भी नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे हैं, लेकिन वो गए नहीं। पवार की इंटरेस्टिंग बात पे बताता हूं और एक चीज, कि जब भी उन्हें किसी बात पर चर्चा करवानी हो पॉलिटिकल खेमों में, तब नीरजा चौधरी को बुलाकर वो आई थिंक इंटरव्यू देते हैं। ये मैंने 2 बार नोटिस किया हुआ है। अच्छा। एक बार उन्होंने इलेक्शन के समय भी यही किया था। हाँ। लोकसभा चुनाव के पहले, तब उन्होंने एक चीज छोड़ी थी बातचीत करने के लिए, लोगों में काफी चर्चा हुई थी उसकी, कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद में कांग्रेस से अलग हुए जो सारे धड़े हैं वो बात कर सकते हैं कि एक साथ आए, जो स्थिति बनेगी उस हिसाब से तय होगा वगैरह वगैरह। और दूसरी बात, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था जिसके बाद ये मर्जर की चर्चा शुरू हुई थी, जब उन्होंने ये बात कही उन्हें कि उनकी पार्टी के भीतर कुछ लोग कहते हैं कि हमको अजित पवार के साथ जाना चाहिए, लेकिन सुप्रिया सुले अपना फैसला खुद करेगी कि क्या उन्हें ट्रेजरी बेंच पर बैठना है या उन्हें विपक्ष में बैठना है। तो उसके बाद से वो चर्चा शुरू हो गई थी पब्लिक डोमेन में कि क्या अभी अजित पवार और शरद पवार साथ में आ जाएंगे और नहीं जाएंगे। और अब 4 महीने के बाद उन्होंने क्लियर कर दिया कि सवाल ही नहीं उठता कि जो बीजेपी के साथ बैठा हुआ है उसके साथ में जाऊं करके। हालांकि तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि जब भी मैंने देखा है कि पिछले 1 साल में कम से कम नीरजा चौधरी के इसमें इंटरव्यू आ जाता है शरद पवार का, और उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जिसको लेकर चर्चा शुरू हो जाती है, फिर वो खुद ही उस चीज को बंद करवा देते हैं कुछ दिनों बाद। जो इनपुट्स उनके पास आते हैं उसके बाद वो खुद ही बंद करवा देते हैं। तो अभी चूंकि कोऑपरेटिव के चुनाव भी आने वाले हैं, बीएमसी के आसपास ही उसके भी चुनाव होंगे, इसको लेकर के बहुत बातचीत हो रही थी कि क्या दोनों पार्टियों का मर्जर हो सकता है, और सुप्रिया सुले उस वक्त विदेश गई हुई थी डेलीगेशन के साथ में, तो ये स्पष्ट हो चुका है कि कोई मर्जर नहीं होगा दोनों पार्टियों का।
दोनों एनसीपी का? देखिए, मैं बहुत बच के महाराष्ट्र की राजनीति पर इस तरह के प्रोडिक्शंस अब करूंगा। पिछले 10 सालों में महाराष्ट्र में क्या नहीं हुआ है, कौन जाने कल क्या हो। अभिनव, आज की तारीख में हाँ, हम कह सकते हैं कि जरूर कॉरपोरेशन चुनाव के पहले हर पार्टी अपनी एक तरह से ताकत पर झुकना चाहती है। ये हमने राज ठाकरे की भी बात की। क्या हो रहा है महाराष्ट्र की राजनीति पे, हर व्यक्ति देख रहा है किसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे से मिलते हैं ताज के होटल में, लेकिन सबको एक तरह से ये बात तक पहुंचा जाती है, कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं, गुप्त मीटिंग नहीं, ताकि एकनाथ शिंदे को एक तरह से बताया जाए कि देखिए, अगर आप लाइन पर नहीं आए, राज ठाकरे हमारे साथ है। वहीं राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप मर्जर नहीं करना चाहते, मेरे पास भी ऑप्शन है। शरद पवार भी वही एक तरह से इशारों में कहते हैं, एक दिन कह देते हैं कि हो सकता है एनसीपी का मर्जर हो, वहीं दूसरे दिन ये कहते हैं नहीं, हम अपने आप में लड़ेंगे। हर पार्टी के लोग ये डिसाइड कर रहे हैं मैं चुनाव के पहले मैं किस पार्टी में चला जाऊं। एकनाथ शिंदे ने कई शिवसेना उद्धव ठाकरे के लोगों को अपनी तरफ किया है, अजीत पवार ने कई शरद पवार पार्टी के लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश की है। महाराष्ट्र की राजनीति में अभिनव कोई विचारधारा नहीं रहेगी। हर व्यक्ति जो है देख रहा है कि मेरा फायदा क्या होगा। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जब आपने आज राज ठाकरे की बात की, 2014 में पहली बार बहुत सालों के बाद महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन में चारों पार्टियों ने इलेक्शन अकेले लड़ा था। एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना और भाजपा, चारों पार्टी ने अलग लड़ा था। तब भी चर्चा हुई थी कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ जा सकते हैं, शिवसेना को और मजबूत कर सकते हैं। बातचीत तब भी हुई थी और लास्ट डे नॉमिनेशन का था और यह तय हुआ कि कुछ उद्धव ठाकरे के नजदीकी नेता राज ठाकरे को मिलेंगे और सीटों के बंटवारे पर बात होगी और फिर नॉमिनेशन होंगे। राज ठाकरे 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, फोन के बगल में बैठे थे। फोन कब आएगा, कौन आएगा, मिलने कौन आएगा। आखिर में 1-2 बजे तक राज ठाकरे को पता चल गया कोई आ नहीं रहा है। लास्ट मिनट पर उन्होंने अपने नॉमिनेशन डाल दिए। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की राजनीति में इसी तरह से ये शतरंज की राजनीति हो गई है, जो हुआ नहीं करती थी। महाराष्ट्र की राजनीति कांग्रेस के इर्द गिर्द हुआ करती थी। जितने भी ये शतरंज के खिलाड़ी थे, कांग्रेस के अंदर ही उनकी फैक्शन फाइटिंग होती थी। अब क्या हुआ है, हर व्यक्ति देख रहा है मुझे क्या एडवांटेज कौन कैसे देगा, किसको मैं एक तरह से कमजोर कर सकता हूं। देवेंद्र फडणवीस अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार 84 साल के हैं लेकिन अभी भी राजनीति करना चाहते हैं। अजीत पवार एक तरह से दिखाना चाहते हैं कि मैं वाकई अब नंबर 1 नेता हूं एनसीपी का। उद्धव ठाकरे भी मुंबई का, अगर मुंबई उनसे एक तरह से हट गया तो शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के लिए जो अस्तित्व का सवाल है वो और भी गंभीर हो जाएगा। राज ठाकरे इसमें मजा ले रहे हैं। मैं साहिल माने या ना माने, देखिए राज ठाकरे ने जब पहली बार डेब्यू किया था ना, कभी कभी आप डेब्यू में 100 मार जाते हैं। यशस्वी जायसवाल ने मुझे लगता है डेब्यू में 100 मारा था। उसी तरह राज ठाकरे ने अपने पहले बड़े चुनाव में 100 मार दिए। 13 या 15 सीटें लेकर आए, काफी अच्छी परसेंटेज के वोट भी आए। तब लोगों को लगा राज ठाकरे वाकई ताकतवर है। 2012 में मुझे अभी भी याद है, म्युनिसिपल इलेक्शन हुए, सभी ने उद्धव ठाकरे को राइट ऑफ किया। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को कॉम्पीट नहीं कर सकता, उद्धव ठाकरे जीत गए वो चुनाव। राज ठाकरे को सेटबैक 2014 में राज ठाकरे मोदी जी के साथ जाते हैं, उसमें मदद की ऐसा कहा जाता है। नहीं, वो भी हो सकता है। पृथ्वीराज चव्हाण ने उसमें एक स्टेटमेंट दे दिया कि बाला साहेब खत्म हो गए हैं जी, और वो पूरा चुनाव उसमें टर्न अराउंड हो गया एकदम। वो और एक टर्न अराउंड उसमें हुआ था साहिल। निखिल वागड़े पत्रकार ने बाल ठाकरे का इंटरव्यू किया और बाल ठाकरे उस इंटरव्यू में जो भावुक हो गए, जो उनको अपनी पत्नी की याद आई एक तरह से, तो उन्होंने वो सिंपैथी फैक्टर जो था, मराठी में था, वो सिंपैथी फैक्टर अपनी तरफ कर दिया। और 2012 में ही बाला साहब का निधन हुआ है। बिल्कुल। और तो 2014 में वही राज ठाकरे जाते हैं, नरेंद्र मोदी और भाजपा को सपोर्ट करते हैं। 2019 में
वो उनके विरोध में जाते हैं और 2024 में फिर से आते हैं। मैं अभी अनप्रेडिक्टेबल। महाराष्ट्र में सब है ना कलाकार है। मैं एक बात समझ में आ गई है कि महाराष्ट्र की राजनीति आपको स्थायित्व का भाव बिल्कुल नहीं देती है। आपको पता नहीं कि अगले पल क्या हो जाएगा, और जैसे माया नगरी है वहां फिल्में बनती हैं, क्लाइमेक्स नहीं पता होते हैं दर्शकों को, तो यहाँ पे पत्रकारों के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है क्लाइमेक्स प्रेडिक्ट करना। मैं अभी ना मैं एक जोड़ दूं इससे, आप यूपी से आते हैं जी। एक जमाने में कहा जाता था कि यूपी की जो राजनीति है वो अस्थिर है, कोई मुख्यमंत्री कितने साल रहेगा ये इस पर कोई, अब योगी जी के कितने 8 साल 90s के दौर में जो है जी, 8 साल हो गए। महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस ने 5 साल 2014 और 19 में किए, पहले मुख्यमंत्री करीब 40 साल के बाद जो 5 साल पूरे किए। और महाराष्ट्र में अब कौन जाने कल क्या हो। अब फडणवीस आए हैं इतनी मेजोरिटी से, तो जरूर मुझे लगता है उन्होंने एक तरह से एक बार एक स्थिरता स्टेट लेवल पर लाई है। लेकिन म्यूनिसिपल इलेक्शन में आप देखेंगे हर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, साहिल मानते हैं या नहीं, अच्छी लड़ाई होगी।